नमस्कार दोस्तों, आइए मैं अर्थशास्त्र अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। राष्ट्रीय आय। जानते हैं कि राष्ट्रीय आय में देश का सकल आय हम देखते हैं कि हमारे देश में एक साल में अर्थात एक वित्तीय वर्ष में कितना राष्ट्रीय आय प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रीय आय जानने के लिए आप जानते हैं उत्पादन के कारक जानेंगे, राष्ट्रीय आय को करने वाली संस्था को जानेंगे, राष्ट्रीय आय के करने वाली संस्था प्लस राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि जानेंगे। राष्ट्रीय आय में जो भी महत्वपूर्ण शब्द जीडीपी, एनएनपी, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सारी चीजों को जानेंगे। निवेश जानेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानेंगे, हमारा व्यापार क्या है, घाटा है कि मुनाफा है, इन चीजों को जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि देश के राष्ट्रीय आय का जानना हमारे आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे भारत में राष्ट्रीय आय, हमारे भारत में राष्ट्रीय आय का मापन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। एक है आजादी के पहले और एक है आजादी के बाद। आप जानते हैं आजादी के पहले सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना किया और राष्ट्रीय आय के बाद पीवीसी महालनोबिस अर्थात आजादी के बाद राष्ट्रीय आय की गणना महालनोबिस ने किया था और आजादी के पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? तो 1978 में किया था, ठीक है। इन्हें हम भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति अर्थात ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते। इन्हें राष्ट्रीय आय का पिता भी कहा जाता है। इन्हें दादा भाई नौरोजी को इन्होंने एक थ्योरी दिया, एक सिद्धांत दिया, धन निष्कासन सिद्धांत, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि अंग्रेज किस तरह से भारत की संपत्ति को धीरे धीरे चूस करके भारत से बाहर भेज रहे हैं। उन्होंने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि अंग्रेजों के पास एक सोखता है जो पानी आदि को सोख लेता है। उन्होंने कहा कि उस सोखते को ये लोग गंगा जी में डाल रहे हैं और उसे उठा ले रहे हैं और टेम्स, न्यूयॉर्क ब्रिटेन में टेम्स नदी है, वहां ले जाकर के उसे निचोड़ दे रहे हैं। अर्थात बाहर का धन भारत का धन ले जाकर के ब्रिटेन दे रहे हैं। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। और जब भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपए थी। अब सोचिए जब दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना किया तो भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? 20 रुपए थी। अब ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है दोस्तों। 20 रुपए का मतलब उस समय 20 रुपए बराबर 20 डॉलर होता था। उस समय हमारा रुपया यहां तक कि डॉलर से भी मजबूत था। हमारा रुपया डॉलर से भी मजबूत था। अरे भाई आजादी के समय जब इस समय राष्ट्रीय आय ज्ञात किया गया था तो 1 रुपए बराबर 1 डॉलर था। इस समय हमारा रुपया मजबूत था, ठीक है। अब देखिए बाद में एक व्यक्ति और किए, फिंडले सिराज। फिंडले सिराज 1911 में राष्ट्रीय आय की गणना किए और इन्होंने 49 रुपए बताया। फिंडले सिराज। तो ये है आजादी के पहले। लेकिन आजादी के बाद यदि देखेंगे तो राष्ट्रीय आय की एक समिति गठित, नेशनल इनकम कमेटी, जिसके 2 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे, एक डीआर गाडगिल और एक थे वीके आरवी राव, ठीक है। अर्थात गाडगिल और वीके राव ये दोनों लोग सदस्य थे और अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महालनोबिस। अब प्रथम सदस्य कौन थे? गाडगिल, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट, अब देखिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 1949 में। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1951 में। और फाइनल रिपोर्ट कब दिया? 1956 में। दोस्तों याद रखिएगा, जीके में पूछता है।
और उस समय प्रति व्यक्ति यहां पीसीआई का मतलब पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय 246 रुपए आजादी के समय। ठीक है। बाद में ये काम कौन करने लगा? सीएसओ। कौन करने लगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अर्थात वर्तमान में तो एनएसओ कर रहा है, एनएसओ, ध्यान देंगे। वर्तमान में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसे हम एनएसओ कहते हैं, अगर वर्तमान में पूछेगा 2025 में कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो आप एनएसओ कहिएगा, अभी हम बताएंगे आपको। और आजादी के समय राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था? राष्ट्रीय आय समिति, महालनोबिस किए थे। लेकिन पहले एनएसओ के पहले कौन करता था? तो सीएसओ करता था। दो तीनों में फर्क है मेरे दोस्तों, गौर करिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक वाडिया एंड जोशी समिति थी जो 1913-14 में प्रति व्यक्ति आय की गणना। ठीक है, बाद में मतलब ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, बस आपको बता दिया गया। प्रथम वैज्ञानिकी विधि से गणना 1931 में किया गया। 62 वैज्ञानिकी विधि का मतलब एक बुक है एन-एस्से ऑन इंडियन नेशनल इनकम, इसको लिखे हैं विजेंद्र कस्तूरी और रंगवरदा राव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ऐसे बुक महत्वपूर्ण होते हैं। एन-एस्से ऑन इंडियन नेशनल इनकम में तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसमें यही बस है। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे। 1950 में एक संगठन बना एनएसएसओ और 1951 में एक संगठन बना सीएसओ। ठीक है, इन्होंने सर्वेक्षण किया। राष्ट्रीय आय का सर्वेक्षण कौन किया? एनएसएसओ ने। और राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? सीएसओ ने। सर्वेक्षण और आकलन में फर्क होता। सर्वेक्षण का मतलब ये संस्था गई, पता लगाई, और आकलन का मतलब जो पता लेकर आई उसका समीक्षा किया, सीएसओ। ठीक है दोस्तों, तो 1956 में आधार वर्ष क्या माना गया था? 1948। हमारे राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है? 1948। ठीक है, और यदि 2015 में क्या बनाया गया? वर्तमान में है 2011। शुरू में आधार वर्ष क्या था? 1948 था। वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2011 है। बात समझिएगा। ठीक है, बाद में क्या किया गया, ध्यान रखेंगे। 2019 में केंद्र सरकार ने क्या किया? सीएसओ और एनएसओ मतलब इनको आपस में इमर्ज कर दिया, मिला दिया मेरे दोस्तों, और मिला करके एक नया नाम दिया एनएसओ, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यही राष्ट्रीय आय की आंकड़े जारी करता है। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है दोस्तों, तो आप कहेंगे एनएसओ। ठीक है, और राष्ट्रीय आय का सर्वेक्षण कौन करता था? एनएसएसओ। ठीक है, इसका मतलब है नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑफिस, और ये है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। ये आकलन करता, राष्ट्रीय आय के आकलन कौन करता है? सीएसओ। और राष्ट्रीय आय का सर्वेक्षण कौन करता है? एनएसएसओ। और राष्ट्रीय आय का आंकड़े जारी कौन करता है? तो एनएसओ। तीनों में फर्क है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसे भी आप समझिएगा। अब देखेंगे, इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा बैक में राष्ट्रीय आय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय में एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी,
एक होता है एनडीपी और एक होता है एनएनपी। इन चारों का नाम आप याद रखेंगे। फुल फॉर्म की बात की जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका नाम हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका काम हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका काम हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। तीनों में फर्क है, चारों में फर्क है मेरे दोस्तों। आप इसे उतार लीजिएगा, जरूर समझ लीजिएगा, बड़े ही आसान तरीके से लिख दिया गया। अब जैसे कि अगर जीडीपी पूछे तो जीडीपी में यहां सी है प्लस आई है प्लस बी है, अब प्लस ये दो है। इन दोनों का आशय समझने के लिए आप यहां ध्यान देंगे। कंज्यूम अर्थात निजी अंतिम उपभोग, आई फॉर निवेश, जी फॉर सरकारी खरीद, उसके बाद देश से निर्यात, देश से आयात। कहने का मतलब जितना अंतिम उपभोग हुआ, अब प्लस भारत में जितना इन्वेस्ट हुआ, इन्वेस्ट का मतलब विदेशियों द्वारा या भारतीयों द्वारा जो पैसा लगाया गया, और प्लस प्लस यहां सरकारी गवर्नमेंट खर्च, इन तीनों को जोड़ेंगे। अब प्लस आयात निर्यात को आपस में घटा लेंगे। इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे देश का एक वर्ष की जीडीपी हो जाएगी मेरे दोस्तों। अर्थात जीडीपी के लिए अनिवार्य क्या है? उपभोग, इन्वेस्ट, सरकारी व्यय और आयात निर्यात का माइनस प्लस। ठीक है, तो इनको आप याद रख लेंगे, उसी फार्मूले पर रख लेंगे। आगे देखेंगे एनडीपी का मतलब क्या होता है। तो हमारी जो ये जीडीपी प्राप्त हो गई, उस जीडीपी में से डी निकाल देंगे। डी का मतलब होता है मशीनों के ऊपर जो खर्च किया गया। सपोज करिए आपने कोई ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर से आपने 10,000 कमाया टोटल ग्रॉस, लेकिन ट्रैक्टर को बीच में ट्रैक्टर खराब हो गया, उसे बनवाने में हमने 2,000 खर्च कर दिया, तो ट्रैक्टर की घिसावट हुई। तो उस 10,000 में से 2,000 को घटा देंगे तो हमें 8,000 ही प्राप्त होगा। तो उसी 8,000 को हम क्या कहेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहने का मतलब कुल लाभ में से शुद्ध लाभ, कुल आय में से शुद्ध आय। ये कुल आय हो गया और ये शुद्ध आय हो गया। बात समझ पाए होंगे मेरे दोस्तों। आगे देखेंगे जीएनपी। जीएनपी में होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है? जी हमारी जीडीपी होती है। जीडीपी में हम क्या जोड़ेंगे? अब यहां पर देखिए एक्स और एम है। यहाँ एक्स का मतलब यहां समझाया गया है भारतीयों द्वारा विदेश से प्राप्त आय। कहने का मतलब आप सभी जानते हैं हमारे देश में, हमारे समाज में यूपी बिहार से लोग सऊदीया, दुबई, कुवैत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जा जाके धन कमा रहे, और वहां से धन कमा कर भारत को भेज रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, हमारे भारत को कम से कम मान लिया जाए वो 1 लाख भेज रहे हैं हर साल, तो हमारी जो जीडीपी है तो उस जीडीपी में वो 1 लाख जुट जाएगा, वो 1 लाख जुट जाएगा। अब प्लस विदेशियों द्वारा भारत से जो धन आय किए, कहने का मतलब हम बाहर जाके कमाते हैं तो हमारे देश में भी विदेशी आते हैं कमाने। नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से आते हैं। तो ये लोग भारत से भी कमाकर धन बाहर ले जाते हैं। तो भारतीयों ने जो कमाया और इन्होंने जो भारत से कमाया, दोनों के बीच जो अंतर होगा उसी को जोड़ा जाएगा। उसको जोड़ने से जो हमें प्राप्त होगा जीएनपी कहलाएगा। उसके बाद एनएनपी में क्या हो गया? तो इसमें क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल में क्या हो गया? जो आपका एनएनपी मिला, सॉरी एनएनपी,
जीडीपी और प्लस यहाँ एफआई, एफआई का मतलब विदेशी आय, फॉरेन इनकम में से जो मूल्य ह्रास हुआ उसे हम घटा देंगे दोस्तों, जो मूल्य ह्रास हुआ उसे घटा देंगे, तो इससे हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई। हमारे कहने का मतलब आप इसे नोट कर डालिए, हमने बड़ा ही सरल तरीके से यहाँ पर इनको समझा दिया है और आप जरूर समझ जाइएगा, समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय को समझने का और प्रयास करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछेगा आपसे। जैसे राष्ट्रीय आय लिखा गया तो यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष देखेंगे। अब वित्तीय वर्ष क्या होता है मेरे दोस्तों, आपको पता होगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच के समय को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। ये 12 महीने का होता है। हमारा अंतिम वित्तीय दिन 31 मार्च, अब प्रथम वित्तीय 1 अप्रैल, वही दोस्तों जिसे हम फूल डे बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कह रहा है एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र द्वारा निर्मित सभी वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा यहां महत्वपूर्ण है, किसका, राष्ट्र का, कब का, 1 वर्ष का, उसका क्या देखा जाएगा, मूल्य देखा जाएगा। कैसा मूल्य, मौद्रिक मूल्य, अर्थात पैसे में क्या मूल्य होता है, उसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं मेरे दोस्त। अब कहेंगे सर हम अंतिम मूल्य किसे कहेंगे, मूल्य तो जानते हैं, मौद्रिक मूल्य भी जान गए, लेकिन हम अंतिम मूल्य किसे कहेंगे। तो आप कहेंगे दोस्तों, अब देखिए इसे हम समझा रहे हैं आपको। आप कोई शर्ट बना रहे हैं तो आप 100 रुपए का कपड़ा लेंगे, 5 रुपए का धागा लेंगे, 10 रुपए का बटन लेंगे, 35 का कारीगरी टेलरिंग करेंगे और 50 रुपया सजावट पे लगाएंगे, तो इस तरह से जोड़ेंगे 200 हो गया, यह आपकी आय हो गई। नहीं दोस्तों, ये तो हमारा लागत है। ये क्या है, ये तो हमारा लागत है। लागत को हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अब लागत के बाद हम लाभ कमाएंगे जिसे मार्जिन बोलेंगे। तो मान लिया जाए हमने 200 लगाया और 300 कमाया, कितना कमाया, 300, तो 200 और 300 जोड़ेंगे तो हमें 500 प्राप्त होगा। अब कहेंगे सर क्यों हमने 500 लिया, तो देखिए यहां कह रहा है अब वस्तु प्लस सेवा, वस्तु प्लस सेवा, तो वस्तु है 200 का और सेवा है 300 का, तो वस्तु और सेवा जोड़े तो हमें अंतिम मौद्रिक मूल्य प्राप्त हो गया मेरे दोस्तों। आपको जरूर समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य है मेरे दोस्तों। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय के कारक क्या है। अब जानते हैं राष्ट्रीय आय के लिए उत्पादन बड़ा जरूरी है दोस्तों। किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है मेरे दोस्तों, उत्पादन। सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे दोस्तों, उत्पादन है। अब उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी है, जमीन जरूरी है कि नहीं है, श्रम जरूरी है कि नहीं है, पूंजी जरूरी है कि नहीं है, और उद्यमी जरूरी है कि नहीं है। अब जमीन किस पर मिलेगा, किराया पर, और श्रम किस पर मिलेगा, वेतन पर, और पूंजी किस पर मिलता है, ब्याज पर, और उद्यम किस पर होता है, लाभ पर। अच्छा, आपको कहीं लाभ नहीं होगा तो आप मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे। आपको पूंजी कब मिलेगा, जब आप ब्याज देंगे। आपको कोई श्रम मेहनत क्यों देगा, जब आप वेतन देंगे। और आपको कोई जमीन कब देगा, जब कोई आप किराया देंगे। अर्थात जमीन का संबंध किराए से, श्रम का संबंध वेतन से, पूंजी का संबंध ब्याज से, और उद्यम का संबंध लाभ से। एक बार 10+2 के एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि हम उद्यम क्यों करते हैं, लाभ कमाने।
ठीक है। अब देखिए इस चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं। अगर एक घर का एक परिवार है, जमीन लिया, किराया दिया, श्रम लिया, वेतन दिया, पूंजी लिया, ब्याज दिया, उद्यम किया, लाभ कमाया, यही हमारा व्यवसाय है। यही क्या है दोस्तों? व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब हम व्यवसाय क्यों करते हैं? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। आगे देखेंगे, ये चीजें मैं आपको पीछे ही समझा चुका हूं दोस्तों, लेकिन बस यहां जानेंगे राष्ट्रीय आय का मापन। तो राष्ट्रीय आय का मापन पहले कौन करता था? सीएसओ। अब वर्तमान में कौन करता है? एनएसओ। राष्ट्रीय आय के आंकड़े यही जारी करता है। लेकिन अब देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय के गणना की विधि, इंपॉर्टेंट 3 है। राष्ट्रीय आय के गणना की कितनी विधियां हैं मेरे दोस्तों? 3 है। एक उत्पादन विधि, एक उपभोग विधि और एक आय विधि। अब कहेंगे सर उत्पादन विधि क्या है? तो आगे अभी समझ रहे हैं। उपभोग विधि क्या है? आगे समझा जा रहा है। आय विधि क्या है? इसे भी आगे समझा जाएगा मेरे दोस्तों। आगे आइए। अब देखिए उत्पादन विधि क्या है? एक वित्त वर्ष में कुल उत्पादन की गणना। गणना समझ ही रहे। अब कहेंगे किसकी गणना? यहां याद रख लीजिएगा, कृषि प्लस उद्योग अब प्लस सेवा बराबर बराबर कुल मूल्य। यही हो गया राष्ट्रीय आय। इसे हम प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे, इसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे और इसे हम थर्ड या सर्विस सेक्टर बोलेंगे। आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र होता है कि नहीं होता है? द्वितीयक क्षेत्र होता है कि नहीं होता है? सेवा क्षेत्र होता है ना? इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल लागत जो प्राप्त कुल मूल्य जो प्राप्त होगा उसी को हम उत्पादन विधि बोलते हैं। अर्थात एक वर्ष में इनका उत्पादन, दूसरे उद्योग का उत्पादन, सेवा का उत्पादन, इनका कुल मूल्य जोड़ लेंगे, वही क्या हो जाएगा? हमारा उत्पादन विधि हो जाएगा। अब उपभोग या व्यय, तो एक वित्तीय वर्ष में होने वाला कुल व्यय की गणना, अर्थात सरकार ने एक वर्ष में कुल कितना खर्च किया, सभी को जोड़ लेंगे। तो ये तो बहुत बड़े खर्च होते हैं, बजट है, योजनाएं हैं, आयात करते हैं, मिसाइल लेंगे, बम लेंगे, परमाणु बम लेंगे, तेल लेंगे, पेट्रोल लेंगे, डीजल लेंगे, उसके बाद भारत में योजनाएं लागू करेंगे, शौचालय बनवाएंगे, आवास बनवाएंगे, इनको जोड़ लेंगे, अब प्लस सैलरी देंगे, पेंशन। तो ऐसे बहुत से खर्च है, खर्च की गिनती कहां हो पाती है, लेकिन हालांकि होता है यहां पर। अब देखिए आय विधि में क्या होता है, तो मान लीजिए ए की आय 5,000, बी की आय 10,000, सी की आय 15,000, सबकी आय जोड़ लिया गया तो कितना हो गया? 30,000। ये भी हो सकता है राष्ट्रीय आय, इसे भी नेशनल इनकम बोल सकते हैं दोस्तों, इसे भी हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं। अब कहेंगे ऐसे पूरे भारतीयों द्वारा जितना उत्पादन किया गया प्लस जितना सेवा किया गया, उन सबको जोड़ लेंगे तो भी आपका राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। अब आय को समझने का 3 तरीका है, 3 आय होते हैं मेरे दोस्त। एक कुल आय, कुल आय 30,000 है मान लिया जाए, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप मान लिया जाए आप 1 करोड़ पा गए कहीं, तो कुल आय कितना हुआ? 1 करोड़। लेकिन तत्काल आप क्या करेंगे? 10% टैक्स कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा?
27,000 बचा, कट गया 3,000 30,000 का। उसी तरह से जो टैक्स कटने के बाद बचा उसे हम निवल आय बोलते हैं, नेट इनकम। यही हुआ ना। उसके बाद हम व्यय करेंगे खाना पर, कपड़ा पर, किराया पर, गाड़ी पर, तेल पर, सेवा पर, दान पर। तो इन सारे खर्च को निकाल लेंगे तो जो बचा है आपके, उसे प्रायोज्य आय कहते, डिस्पोजल इनकम। तो एक हो गया ग्रॉस इनकम, एक हो गया नेट इनकम, और एक हो गया प्रायोज्य आय अर्थात डिस्पोजल इनकम। अर्थात प्रायोज्य आय, ध्यान देंगे, प्रायोज्य आय निकालिए, निवल आय निकालिए, कुल आय निकालिए। ठीक है मेरे दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ये तो समझा ही चुके आपको। अब देखिए, निम्न वस्तुओं सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। किसे नहीं किया जाता है? अब यहां पर देखेंगे किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो घरेलू सेवाएं, कपड़ा धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, अर्थात जो लोग घर में प्रयोग करते हैं, सरकार उसे नहीं जोड़ती। तीसरा हैंड बाइक, हैंड कार, समझ लीजिएगा। तीसरा मध्यवर्ती वस्तु को, हमने बताया मध्यवर्ती वस्तु को नहीं जोड़ा जाएगा, कपड़ा धागा बटन। और हस्तांतरण भुगतान, जिस भुगतान को सरकार करती है, राज्य और केंद्र सरकार जो योजनाएं अर्थात स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम चलाई है, क्या स्कीम चलाई है? जननी सुरक्षा योजना, किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विधवा विधवा विकलांग पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, या काला धन। काला धन जनबे नहीं करेंगे, जोड़ेंगे का? जुआ का धन, चोरी का धन। अब कोई चोरी से कमा रहा है 1 लाख तो बताएगा, तो राष्ट्रीय आय में क्या नहीं जोड़ा जाता है? चोरी का धन, जुए का धन, काला धन, छात्रवृत्ति, पेंशन, बेनिफिट, किसान सम्मान निधि, जननी सुरक्षा, इन सबसे जो आय प्राप्त होगा ये सब नहीं जोड़ा जाएगा। ये राष्ट्रीय आय नहीं है। आप बताइए राष्ट्रीय आय है? नहीं है दोस्तों। और सब्सिडी, गवर्नमेंट सहायता देती है ना गैस सिलेंडरों पर। 1,000 का सिलेंडर है तो 300 सब्सिडी देगी, तो आपको 700 का मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहने का मतलब एग्जामों में ऐसे भी पूछ लिया करता है। ठीक है, तो ये भी समझिएगा, जानिएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहां पर, ठीक है, एक होता है कारक लागत, एक होता है बाजार कीमत। बाजार कीमत क्या होता है मेरे दोस्तों? तो जिस पर उपभोक्ता विक्रेता से सामान खरीद, बाजार कीमत समझ ही रहे, उपभोक्ता समझ रहे हैं ना, कस्टमर। अब विक्रेता माने सेलर। बाजार कीमत क्या है? कारक की लागत, लेबर चार्ज, किराया, इनडायरेक्ट टैक्स, इन्हीं को जोड़ा जाता है तो उसी पर तो कोई वस्तु की बाजार कीमत लगती है। ये समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? मान लिया जाए आप कोई वस्तु बनाए 200 में, तो 200 में वस्तु बन गया, तो उसके बाद लेबर उसे लेकर जाएंगे, 10 रुपया लेबर लेंगे, अब प्लस किराया देंगे, 10 रुपया किराया देंगे, अब प्लस टैक्स लग गया, तो वस्तु क्या बन गई? 230। ये हो गया 230। तो बाजार कीमत क्या हो गई? 230। और यहां पर कारक लागत,
अब देखिए यहाँ पर एक कारक लागत पूछा नहीं, कारक लागत है क्या? फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, वस्तु या सेवा माइनस उत्पादन लागत, अर्थात फैक्ट्री माइनस निर्माण पर खर्च, किसी वस्तु को बनाने पर जो खर्च होता है उसी को फैक्ट्री लागत कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यानेंगे, और तो कोई विशेष चीज इसमें नहीं है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुद्रा और मुद्रास्फीति समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मेरे दोस्त।